नमस्कार, शाम के 7 बजने को हैं। आप देख रहे हैं देश तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत हम करने जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में आतंकवादियों ने सीआरपीएफ की टुकड़ी पर घात लगाकर हमला किया है। इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवान शहीद हो गए हैं। आतंकवादियों की ओर से किए गए इस हमले में सीआरपीएफ के 3 जवानों की शहादत हुई है, वहीं एक आतंकवादी भी मारा गया है। जबरदस्त मुठभेड़ इस वक्त भी जारी है। अशरफ वानी हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। अशरफ, बीते 2 दिन में ये दूसरी बड़ी मुठभेड़, हमने अभी 24 घंटे भी उस खबर को नहीं हुए जब 5 जवानों की इस देश की शहादत हुई थी, और अब हंदवाड़ा में फिर से मुठभेड़। और किस तरह की जानकारी मिल रही है? 3 सीआरपीएफ के जवानों की शहादत हुई है। बिल्कुल चित्रा, दरअसल जो ये आपने कहा बिल्कुल यही बात है कि 24 घंटे के भीतर ही एक ही इलाके में, क्योंकि जहां पर ये इस वक्त ये मुठभेड़ चल रही है, ये उस मुठभेड़ की जगह से ज्यादा दूर नहीं है जहां कल सेना के 5 जवान शहीद हुए थे। आज जो दोपहर के बाद करीब आधे घंटे पहले ये हमला हुआ है, सीआरपीएफ की एक पार्टी जो सुरक्षा पर तैनात थी, वनीगाम एक गाँव है जो कुपवाड़ा और बारामूला हाईवे पे आता है, वहां पर सीआरपीएफ के इस टुकड़ी पर हमला हुआ, जिसमें सीआरपीएफ के 3 जवान जो है शहीद हुए हैं, 3 जवान घायल हुए हैं, और एक लाश वहां पर पड़ी है जो माना जा रहा है कि हमलावर आतंकी की हो सकती है। अभी फिलहाल जो है मुठभेड़ चल रही है, तलाशी अभियान जारी है। इलाके में सीआरपीएफ के साथ साथ सेना और सुरक्षा बलों के दूसरे दस्ते पहुंचे हैं, और वहां पर उन सभी हमलावर आतंकियों की तलाश जारी है जो इस हमले के पीछे हो सकते हैं। पूरे इलाके की घेराबंदी की गई है, जैसे आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से अलग अलग जगहों पर जो है सीआरपीएफ, सेना और पुलिस ने पोजीशन संभाली है और एक पूरे इलाके को घेराव में लिया है ताकि हमलावरों का पता लगाया जा सके। कितने आतंकवादी वहां पर छिपे हुए हैं, इस बात को लेकर कोई भी जानकारी दी गई है क्या? चित्रा, अभी तक इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि जैसे आपने कहा कि ये घात लगाकर हमला हुआ, सीआरपीएफ की पार्टी जो वहां पर तैनात थी कोरोना वायरस में लॉकडाउन को अमलाने के लिए, उसी पार्टी पर ये ताबड़तोड़ गोलीबारी हुई है। 2 से 3 हमलावर हो सकते थे, आतंकी हो सकते थे जिन्होंने हमला किया है, लेकिन अभी उनकी तादाद बताना काफी मुश्किल है। लेकिन फिलहाल जो एक शव पड़ा है, अभी उसकी पहचान हो रही है। वहां पर उससे अभी तक कोई हथियार नहीं बरामद हुआ है। अशरफ, आगे भी जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल इस जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। बीते 24 घंटे से अच्छी खबर कम से कम देश के लिए सामने नहीं आई है। पहले उसी हंदवाड़ा में हमारे 5 जवानों की शहादत हुई, और अब वहीं पर सीआरपीएफ के 3 और जवानों की शहादत होना। कहा जा रहा है कि वहां पर 2 से 3 आतंकवादी ऐसे भी ज्यादा छिपे हो सकते हैं। जैसे इस खबर के बारे में और जानकारी मिलेगी, आज तक सबसे पहले आप तक पहुंचाएगा। और अब आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं देश में कोरोना के बढ़ते मरीजों की, जिनकी तादाद 42,000 को पार कर गई है। अब तक कुल 42,532 केस सामने आए हैं। इनमें 1,373 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं नोएडा में कोरोना से पहली मौत का मामला आज सामने आया है, जबकि 11,706 लोग ठीक होकर अपने घर वापस जा चुके हैं। अच्छी खबर यह भी है कि 24 घंटे में 1,000 से भी अधिक लोग कोरोना को मात दे चुके हैं और उन्हें अस्पताल से छुट्टी दी गई है। बड़ी खबर कोरोना से जुड़ी हुई जितनी भी हैं, हम आपको लगातार टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। महामारी से 1,373 लोगों की जहां जान गई है, वहीं नोएडा में कोरोना से पहली मौत का भी मामला सामने आया है, जो अपने आप में कम से कम गौतम बुद्ध नगर के लिए, नोएडा के लिए अच्छी खबर करते नहीं। जबकि 11,706 लोग ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। तो कुल मिलाकर अभी तक का जो बड़ा आंकड़ा निकलकर सामने आया है वो 42,500 का आंकड़ा पार कर चुका है। ये जो बड़ी जानकारी हम आपको इस वक्त दे रहे हैं। और अब आगे बढ़ते हुए आपको हम राज्यों से जो 5 बड़ी खबरें निकलकर सामने आई हैं, कौन से राज्य इस वक्त किस तरह से जूझ रहे हैं और विश्व में इस वक्त का बड़ा आंकड़ा क्या है, एक एक करके उसके बारे में आपको जानकारी देते हैं। मैं चाहूंगी स्क्रीन पे वो आंकड़ा जल्दी से लेकर आया जाए, और यहाँ पर राज्यवार आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, महाराष्ट्र सबसे ज्यादा परेशान इस वक्त भी है। महाराष्ट्र में 12,974 संक्रमित
अभी तक का ये बड़ा आंकड़ा है, जबकि 548 लोगों की जान महाराष्ट्र में गई है। गुजरात दूसरे नंबर पर 5428 संक्रमित हैं, 290 लोगों की मौत हुई है गुजरात राज्य से, जबकि इसके बाद राजधानी दिल्ली 4549 संक्रमित मामले सामने आए हैं, 64 लोगों की जान चली गई है राजधानी दिल्ली में। अगर इन 3 महत्वपूर्ण राज्यों के अलावा राजस्थान का हम रुख करें, 2886 संक्रमित राजस्थान से, जबकि 71 लोगों की जान गई है। राजस्थान में मध्य प्रदेश में 2942 संक्रमित हैं, 165 लोगों की मौत मध्य प्रदेश में हुई है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना का भी आंकड़ा, उत्तर प्रदेश का भी जान लीजिए। यूपी में 2742 संक्रमित हैं, 45 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में गई है। आज गौतम बुद्ध नगर नोएडा से पहला मामला सामने आया है, जबकि पंजाब में 1102 संक्रमित हैं, 21 लोगों की जान गई है पंजाब से, ये बड़ी खबर। तमिलनाडु में 3023 संक्रमित हैं, 30 लोगों की मौत हो गई है, जबकि आंध्र प्रदेश में 1650 संक्रमित है, 36 लोगों की जान चली गई है। अलग अलग राज्यों के हिसाब से ये बड़ी जानकारी हमने आपको दी है। और दुनिया के आंकड़े अब आपके सामने जल्दी से रखते हैं। विश्व में अब तक 2,48,811 लोगों की जान इस कोरोना ने ले ली है। महामारी से 35,86,622 लोग पॉजिटिव हैं। इस वक्त ये लोग खुद में संघर्ष कर रहे हैं ताकि ये ठीक हो सके। अमेरिका में 68,609 लोगों ने दम तोड़ दिया है, सबसे ज्यादा परेशानी का सबब अमेरिका के लिए। उसके बाद इटली में 28,884 मरीजों की मौत हो चुकी है। अमेरिका इटली के बाद बात अब कर लेते हैं हम ब्रिटेन की, जहां पर 28,446 लोगों की जान जा चुकी है। तो ये हमने आपको देश और दुनिया की बड़ी खबरें दिखाई। राज्यों के हिसाब से आपने देखा महाराष्ट्र, राजधानी दिल्ली, गुजरात, ये तमाम वो राज्य हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जबकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा पशुपेश और परेशानी अमेरिका के लिए, और उसके बाद इटली, बाकी दूसरे देश आ जाते हैं। जबकि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए अगर देश भर में हम बात करें, लागू लॉकडाउन का तीसरा चरण जिसकी शुरुआत आज से हो गई है, इस दौरान कई चीजों में छूट भी दी गई है। इसी के तहत कुछ इलाकों में आज शराब की दुकानें खोली गई, लेकिन दुकानों के सामने भारी भीड़ उमड़ गई। कई जगह पर यह कतार 3-3 किलोमीटर तक लंबी देखी गई। गजब का नजारा था। शराब की दुकानों का शटर उठने से पहले ही भीड़ कतार लगाकर खड़ी हो गई। ऐसा लगा बस इसी का तो इंतजार था। सर बुजुर्ग आदमी, नींद नहीं आ रही थी कई दिनों से, तो रोजाना पीने वाले आदमी है जी। कोरोना से ज्यादा हमें दारू से प्यार सर। आज अगर किसी को हेल्प मिल जाए कहीं से, तो अब वो राशन की बजाय इसमें इन्वेस्ट करेगा। बस शहरों के नाम लेते जाइए, जहाँ भी दुकानें खोली गयी वहाँ यही हाल था। शहर शहर शराब के लिए जैसे बेताब। राजधानी दिल्ली में तो जोश का ठिकाना नहीं। दुकान खुलते ही लोग शराब के लिए लाइनों में खड़े हो गए। भारी भीड़ उमड़ पड़ी। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में शराब खरीदने के लिए 3 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई। दिल्ली के झील इलाके में भी लोग कई किलोमीटर तक कतार लगाकर खड़े दिखे। दिल्ली के शिवपुरी में हजारों लोगों की मौजूदगी से सोशल डिस्टेंसिंग की लक्ष्मण रेखा टूट गई। बेसिकली क्या होता है कि आदमी को 2 पैक रात को अगर मिल जाते हैं तो इट विल बी बेटर। अगर दोबारा फिर बंद हो जाएगा, उसके अलावा मतलब जैसे सामान हमारे पास सामान होगा, दिक्कत तो नहीं आएगी ना बाद में। आज लोग जो है निकले हैं कि चलो कहाँ जा रहे हैं, दारू लेने जा रहे हैं, और कोई काम नहीं है। यही अगर राशन की लाइन में लगना पड़े तो घर वालों को मुसीबत पड़ जाएगी। पूरे 41 दिन बाद सरकार ने छूट का ऐलान किया था। 1.5 महीने की प्यास जल्द से जल्द मिटा देने की गजब की बेताबी थी। लोग शराब की बोतलों को स्टॉक कर रहे थे। कई जगह हालात बिगड़े तो पुलिस को हरकत में आना पड़ा, शराब की दुकानों का शटर गिराना पड़ा। आप लॉकडाउन में जैसे पहले दिल्ली पुलिस का सहयोग कर रहे हैं, इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहें। और अगर लॉकडाउन में किसी ने वायलेशन, जो रिलैक्सेशन के अलावा अगर किसी ने वायलेशन की, तो दिल्ली पुलिस उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई। दिल्ली से सटे नोएडा में शराब की दुकानों के शटर जैसे ही ऊपर उठे, लोगों ने तालियों की गड़गड़ाहट से उसका स्वागत किया। देश के दूसरे हिस्सों की भी तस्वीर एक जैसी ही थी। पुणे हो या मुंबई या फिर कर्नाटक का कोई इलाका, लॉकडाउन की तीसरी किश्त सचमुच कई लोगों के लिए यादगार बन गई। कौन कहां कैसे शराब खरीद रहा है, ये शायद ही कभी सुर्खियां बनी, लेकिन लॉकडाउन ने आज मदिरा प्रेमियों को मशहूर कर दिया। लेकिन अभी सावधानी हटी और दुर्घटना घटी वाली पुरानी कहावत याद रखनी होगी। आज तक ब्यूरो।
चेहरे पर मास्क लगाकर हाथों में सैनिटाइजर लेकर शराब की दुकानों के बाहर लंबी लंबी कतारें आज पूरे दोपहर भर देखी गई हैं। वहीं दिल्ली में शराब के लिए लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ी तो मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रियायत वापस लेने की चेतावनी दे दी है। केजरीवाल ने कहा है कि अपनी और अपने परिवार की जान के लिए लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरह से पालन करें। कोई दुकान बंद नहीं हो रही, कोई ऐसा थोड़ी है कि बस 1 घंटे के अंदर कोई दुकान खुल रही है। दुकानें तो खुली हुई हैं, कल भी खुलेगी, परसों भी खुलेगी। तो इस तरह से भगदड़ करने की क्या जरूरत है। लेकिन अगर कहीं पे अब हमें पता चला कि सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो नहीं हो रही, कहीं पे ठीक चीजें नहीं चल रही, तो फिर हमें उस एरिया को सील करना पड़ेगा। फिर जो हमने रियायतें दी हैं वो रियायतें हमें वापस लेनी पड़ेगी। मेरे पास कोई चारा नहीं बचेगा। मुझे बाकी दिल्ली के सभी दिल्ली के लोगों की, आपकी सेहत के लिए, दिल्ली के लोगों की सेहत के लिए कड़े कदम उठाने पड़े, हम कड़े कदम उठाएंगे। इसीलिए मेरी आप सबसे गुजारिश है कि जो ये रियायतें दी गई है, इन रियायतों के, ये रियायतें इसलिए दी गई है ताकि अब धीरे 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 हम अपनी दिल्ली को खोलते जाएं, अब गतिविधियां शुरू करते जाएं, अर्थव्यवस्था शुरू होती जाए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की ये बातें बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है और सिर्फ राजधानी दिल्ली ही नहीं, बाकी देशों के लोग भी इसका ख्याल रखें क्योंकि दुकानें अभी बंद तो नहीं हो रही है, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां जमकर देश के अलग अलग हिस्सों से उड़ती हुई दिखाई दी। उसकी तस्वीरें भी सामने आई जो परेशान करने वाली हैं। वहीं आज से देश में लॉकडाउन 3 लागू हुआ तो रियायतों के साथ काम धंधा भी शुरू हो गया है। बाजारों में रौनक लौटने लगी तो मुंबई में भी बसें दौड़ने लगी हैं। हालांकि सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन के नियमों का पालन भी किया गया। देखिए लॉकडाउन 3 का पहला दिन देश के अलग अलग शहरों में आज कैसा रहा। ये दिल्ली का गाजीपुर है, जहां लॉकडाउन से पहले जैसे हालात नजर आए। पास की चेकिंग के दौरान गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। वहीं सरकारी दफ्तर खुलने की खबर पर लोग अपने दफ्तर पहुंचे तो वहां ताला लगा मिला। मैं पेंशन के मेरी 4 महीने से नहीं आई है, उसके लिए आई थी। पेपर में पढ़ा था कि भाई आज मंत्रालय खुल गए हैं सारे, तो पैसे की जरूरत होती है तो कहाँ जाएं हम लोग। मैंने कहा था जनवरी में डॉक्यूमेंट जमा करा के गया था, कहता अप्रैल में आ जाएगी। अप्रैल पूरा बीत गया, आई ही नहीं। अब आया 4 चक्कर मार के, आती ही नहीं है। ये बंद रहता, 4-5 बंद ही पड़ा हुआ है काफी। अप्रैल में बोला था आ जाएगी, आई नहीं अप्रैल में। दूसरी तरफ दुकानों के शटर खुलने लगे हैं, बाजार में रौनक लौट रही है। ये गुरुग्राम से आई तस्वीरें हैं। करीब 1 महीने बाद सैलून की दुकानें खुली तो लोगों ने राहत की सांस ली। सैनिटाइजेशन का पूरा ख्याल रखा गया। मुंबई में जरूरी सेवा से जुड़े लोगों के लिए बसें चलने लगी। बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जा रहा है, इसलिए बसों में आधी सवारी ली जा रही है। इसकी वजह से सुबह सुबह बस डिपो में लंबी लाइनें लग गई। लोगों की भीड़ यहाँ पर आज रोजमर्रा से ज्यादा दिखाई दे रही है। पिछले कुछ दिनों से जो सन्नाटा छाया हुआ था, इससे बिल्कुल विपरीत चित्र आपको दिखाई दे रहा है। और सोशल डिस्टेंसिंग की अगर हम बात करें तो यहाँ कम या ना के बराबर हमको सोशल डिस्टेंसिंग दिखाई देती है। जयपुर में लॉकडाउन 3 के दौरान मिली छूट का असर दिखा। बाजारों में दुकानें खुलने लगी। ग्रीन जोन वाले गोवा के पणजी में भी फिश मार्केट से पाबंदी का पहरा हट गया। बेंगलुरु में भी कई फैक्ट्रियां खुल गईं। लॉकडाउन के बाद पहली बार स्टाफ काम पर पहुंचा। चेन्नई में भी कपड़े, बर्तन और मोबाइल की दुकानें खुल गई। महीने बाद लोगों को खरीदारी का मौका मिला, हालांकि दुकानों पर ज्यादा भीड़ नहीं दिखी। पश्चिम बंगाल के सॉल्ट लेक इलाके में आईटी कंपनियां खुल गईं, हालांकि स्टाफ को दफ्तर तक पहुंचने में दिक्कत हुई। लॉकडाउन 3 के दौरान आज से सरकार ने जोन के मुताबिक छूट दी है। आज जो तस्वीरें सामने आई हैं, उससे यही लग रहा है कि धीरे धीरे अर्थव्यवस्था पटरी पर आएगी, लेकिन इस छूट का बेजा इस्तेमाल ना हो, इसका ख्याल सबको रखना होगा। दिल्ली से सुशांत मेहरा और मुंबई से कमलेश सुतार के साथ आज तक ब्यूरो। पटरी पर लौटती जिंदगी की ये तस्वीरें, लेकिन ध्यान रखें सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। वहीं देश के अलग अलग हिस्सों में प्रवासी मजदूर अपने घर जाने के लिए बेताब हैं। कई शहरों से ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां परेशान मजदूरों को घर जाने से रोका गया तो मजदूर और पुलिस के बीच भिड़ंत हो गई। देखिए ये पुलिस की गाड़ियां एक बार फिर से हंगामा, बवाल, पत्थरबाजी, आंसू गैस के गोले,
बवाल ने सूरत की सूरत ही बदल दी है। एक तरफ पुलिस पर पत्थरबाजी करते मजदूर हैं, दूसरी तरफ हंगामा कर रहे लोगों को संभालने की कोशिश कर रहे पुलिसकर्मी हैं। पूरा बवाल सूरत के बरेली में मजदूरों के घर वापसी को लेकर हुआ। जा रहे हैं बरेली गांव की सीधी तस्वीरें हैं। मैं रूम में पड़े थे, गेम खेल रहे थे, तभी हमको जबरदस्ती उठा के लाए यहाँ पे। हमने कुछ किया नहीं, तभी हमको पकड़ के लाए यहाँ पे। जिसने किया है वो सब नहीं है, ये जो घर वाले, जो परिवार वाले हैं, उनको पकड़ के हम लोगों को, परिवार वाले हैं, हम लोगों को लाए हैं। सर हम लोग कुछ नहीं किए थे, दूसरे लोग पत्थरबाजी कर रहे थे, हम लोग सो रहे थे, जाकर हम लोग को कबाड़ी वाड़ी तोड़ दिया, हम लोग पूरा काई कर दिया। दरअसल अलग अलग शहरों से मजदूर किसी भी हाल में घर पहुंच जाना चाहते हैं। देखिए, ये सूरत से सतना के लिए निकले मजदूर हैं। इस बात से बेपरवाह कि ऐसा सफर इन्हें मुश्किल में डाल सकता है। ये सुपौल की तस्वीरें हैं। राजस्थान से 15 बसों में करीब 700 मजदूर यहां पहुंचे हैं। रायबरेली में भी महाराष्ट्र और गुजरात से लौटे मजदूरों का जत्था दिखा। पुणे में भी मजदूरों के सब्र का बांध टूट गया। मजदूर सड़क पर उतर आए। मजदूर मांग कर रहे थे कि सरकार उन्हें किसी भी स्थिति में उनके घर पहुंचा दे। कितने दिन हो गए चले हुए? 4 दिन। कहाँ से आए थे? वो ट्रक से आए थे। ट्रक कहाँ, यहाँ किस लिए रोका गया? सर लोग रोक लिए थे, बोले वापस जाओ गाँव। जहाँ से आए हो वहीं को भेज रहे वापस? हरियाणा के यमुनानगर में भी घर जाने की मांग को लेकर सैकड़ों मजदूर सड़क पर आ गए। पुलिस ने समझाने की कोशिश की, मगर समझने के बजाय मजदूर भड़क गए, जमकर पथराव किया। अलग अलग शहरों से ऐसी कई तस्वीरें आई हैं। जाहिर सी बात है कि मजदूरों के पास न तो रोजगार है, न खाने पीने का इंतजाम। ऐसी स्थिति में किसी भी तरीके से अपने घर पहुंच जाना चाहते हैं। आज तक ब्यूरो। वहीं अलग अलग शहरों से मजदूरों को ट्रेन से घर भेजा जा रहा है, मगर मजदूरों की घर वापसी पर अब सियासी तकरार भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने आरोप लगाए हैं कि मजदूरों से सरकार किराया वसूल रही है, मगर सरकार की ओर से पलटवार करते हुए कहा गया कि सरकार मजदूरों से कोई किराया नहीं ले रही है। कोरोना संकट के इस दौर में मजदूर सियासत की धुरी बन गए हैं। जब तक वो घर नहीं जा पा रहे थे, तब तक उन्हें घर पहुंचाने को लेकर सियासत हो रही थी, और अब जब वो रेल से घर पहुंचने लगे हैं तो राजनीति में नया रण मच गया है। समझिए इसे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि कोरोना के ऐसे मुश्किल वक्त में भी सरकार मजदूरों से किराया वसूल रही है। जिन मजदूरों के पास खाने का सामान नहीं है, वो किराए का पैसा कहां से लाएंगे? कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। विपक्ष के आरोप संगीन थे और सरकार पर सवाल गहरे, लिहाजा सरकार की ओर से स्थिति को साफ किया गया। हमने कभी भी कोई भी वर्कर से चार्ज करने की बात नहीं की है। हमने 85% जो पूरी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बियर किया जाता है, वह 85% जो है वो रेलवेज बियर करती हैं, 15% स्टेट को बियर करना है। कि जो कुछ लिमिटेड पैसेंजर, जो स्टैंडर्ड पैसेंजर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं, जिनको लिमिटेड लोगों को लेके जाना है फॉर सम वेरी पर्टिकुलर रीजन, उसको स्टेट गवर्नमेंट उसी तहत में कोऑर्डिनेट भी कर रही है। सरकार की ओर से बताया गया कि मजदूरों से टिकट का पैसा नहीं लिया जा रहा। टिकट का 85% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। टिकट का 15% खर्च राज्य सरकार उठा रही है। सरकार के अलावा रेलवे ने भी साफ किया कि किसी भी स्टेशन पर टिकट नहीं बेचे जा रहे हैं। टिकट उन्हीं को दिए जा रहे हैं जिन्हें राज्य सरकार भेज रही है। यानी विपक्ष के आरोपों को सरकार की ओर से बेदम कर दिया गया। बिहार के मुख्यमंत्री ने भी बताया कि मजदूरों की घर वापसी के लिए मजदूरों से टिकट का पैसा नहीं लिया जा रहा, बल्कि सरकार खुद पैसा खर्च कर रही है। अब जो कोटा से ट्रेन आना शुरू हुआ, एक बात की जानकारी दे दें
कि उसके लिए जो भी स्टूडेंट आ रहे हैं उनको कोई रेल का भाड़ा नहीं देना है। राज्य सरकार रेलवे को पैसा दे रही है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। लेकिन महाराष्ट्र से जो खबर आई उसने परेशान किया। महाराष्ट्र के नागपुर से लखनऊ लौटे मजदूरों ने टिकट दिखाया और बताया कि उनसे टिकट का पैसा लिया गया है। संस्था बस से फ्री में छोड़ी है। टिकट ट्रेन का टिकट 505 रुपए भाड़ा ली गई है। तो सब लोगों के टिकट लगे जरा? सबकी टिकट है। अब सवाल यह है कि जब केंद्र सरकार कह रही है कि मजदूरों से पैसा नहीं लिया जा रहा है तो महाराष्ट्र सरकार ने टिकट के पैसे क्यों वसूले? सवाल यह भी है कि जब किराए को लेकर सरकार ने तस्वीर साफ कर दी तो विपक्ष हंगामा क्यों कर रहा है? लखनऊ से कुमार अभिषेक और दिल्ली से पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। किराए पर किचकिच लगातार जारी है, लेकिन सरकारों को यह समझना चाहिए मजदूरों को किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं आए और वो ठीक से अपने घर वापस लौट सकें। आगे बढ़ते हुए बड़ी खबर आपको देते हैं। यूपी के नौतनवा सीट से निर्दलीय विधायक अमन मणि त्रिपाठी को बिजनौर में गिरफ्तार कर लिया गया है। उन पर लॉकडाउन तोड़ने को लेकर उत्तराखंड में केस दर्ज हुआ था। दरअसल विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता के पितृ कर्म में शामिल होने के नाम पर उत्तराखंड वो जाना चाहते थे, लेकिन बॉर्डर पर ही वो रोक लिए गए। वहीं उत्तर प्रदेश के सीएम आदित्यनाथ के भाई महेंद्र जी की ओर से कहा गया है कि दरअसल इस तरह का कोई कार्यक्रम था ही नहीं, पहले ही अस्थियां प्रवाहित की जा चुकी हैं। सवाल यह है कि आखिर उनको परमिशन अमन मणि त्रिपाठी को कैसे मिला? कार के अंदर विधायक अमन मणि त्रिपाठी और बाहर उत्तराखंड प्रशासन के अधिकारी। विधायक जी की गाड़ी रोक ली गई है। अमन मणि रोके जाने से खफा हैं, लेकिन बहस के बावजूद उन्हें चेक पोस्ट से आगे बढ़ने की इजाजत नहीं मिली। दरअसल 11 लोगों के साथ विधायक अमन मणि त्रिपाठी को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पिता स्वर्गीय आनंद सिंह बिष्ट के पितृ कार्य में शामिल होने की इजाजत दे दी गई थी। ये पास उन्हें उत्तराखंड सरकार की तरफ से दिया गया था, लेकिन लॉकडाउन के दौरान बॉर्डर क्रॉस करने वाले हर शख्स की मेडिकल जांच का आदेश उत्तराखंड की सरकार ने पहले ही जारी किया हुआ था। लिहाजा अफसरों ने विधायक अमन मणि और उनके साथ चल रहे लोगों को मेडिकल जांच कराने को कहा। बस यही बात विधायक जी को अखर गई। आरोप है कि अमन मणि ने एसडीएम से फोन पर बदसलूकी तक की। इनको बद्रीनाथ तक जाना था, तो लेकिन इनके द्वारा जो जांच हो रही थी वहाँ पर उसमें इनके द्वारा सहयोग नहीं किया गया और इनको रोक देने के बाद भी ये बैरियर क्रॉस कर रहे हैं। आगे कर्णप्रयाग तक पहुँच गए थे। फिर बाद में हमारी जानकारी आने पे हमने पुलिस से बोल के इनको वहाँ उठा दिया। समझाया गया कि बद्रीनाथ में जाने का अभी कारण भी नहीं है कि यात्रा भी बंद है, तो ये थोड़ा सा मानने को तैयार नहीं, थोड़ा नाराज थे। इनको हमें समझाया गया। उसके बाद में थोड़ा सा इनका जो पुलिस और डॉक्टरों की टीम के साथ थोड़ा सा आर्ग्यूमेंट भी हुआ था इस बात को लेकर। लेकिन कहानी में असल ट्विस्ट अभी बाकी था। वो तब आया जब यूपी सरकार ने बयान जारी करके कहा, इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि विधायक अमन मणि को ना तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और ना ही राज्य सरकार द्वारा इस हेतु अधिकृत किया गया था। वो अपने कृत्यों के लिए स्वयं उत्तरदायी हैं। उनके द्वारा तथ्यों को भ्रामक रूप से मुख्यमंत्री योगी से जोड़ना आपत्तिजनक है। अब सवाल ये उठ रहा है कि झूठ बोलकर आखिर ये विधायक कहां जाना चाहता था। उधर दिल्ली में कोरोना संक्रमण फिलहाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। शायद ही कोई ऐसा दिन बीते जब कोरोना संक्रमण का कोई नया केस सामने नहीं आए। राजधानी में कोरोना से हालात बिगड़ रहे हैं। दिल्ली में कोरोना का भयानक प्रहार हुआ है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता जिस रोज दिल्ली से कोरोना संक्रमण की बुरी खबर न आए। देखिए, ये दिल्ली में मानसरोवर पार्क का इलाका है। यहाँ इलाके के लोग दहशत में हैं। पूरे इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है क्योंकि यहाँ एक 55 साल के बुजुर्ग में कोरोना संक्रमण मिला है। यहाँ लोगों से अपील की जा रही है कि वो अपने घरों में ही रहें। दिल्ली में कोरोना संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब तक दिल्ली में 4500 से ज्यादा संक्रमित मिल चुके हैं। 64 लोगों की जान जा चुकी है। बावजूद इसके दिल्ली के हौसले में कोई कमी नहीं आई है। आज दिल्ली सरकार ने भी कामकाज शुरू कर दिया है। तीसरे लॉकडाउन के पहले दिन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सचिवालय पहुंचे। लॉकडाउन 3 की शुरुआत के साथ ही आज दिल्ली सचिवालय में कर्मचारियों और अधिकारियों की संख्या ज्यादा देखने के लिए मिली। खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल दिल्ली सचिवालय पहुंचे और यहां पर उन्होंने अपने तमाम मंत्रियों और अधिकारियों के साथ कैबिनेट की मीटिंग की। दिल्ली में कोरोना का संक्रमण न फैले
इसके लिए बॉर्डर पर चौकस निगरानी रखी जा रही है। तीसरा लॉकडाउन का पहला दिन और आपको दिखाना चाहेंगे कि दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर किस तरीके से वाहनों की लंबी कतार लगी हुई है और जो पुलिस है वो काफी ज्यादा मुस्तैदी से यहाँ पर मौजूद है। एक एक गाड़ियों को चेक कर रहे हैं और उसके बाद ही गाड़ियों को बॉर्डर के बाद अंदर जाने दिया जा रहा। जाहिर सी बात है कि हालात बिगड़े हुए हैं और इन बिगड़े हालातों में बेहतर यही होगा कि लोग घरों में ही रहें। पंकज जैन के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। इधर कोरोना की चपेट में पुलिस वालों के साथ ही अर्धसैनिक बलों के जवान और अधिकारी भी आ रहे हैं। संक्रमण की वजह से ही दिल्ली में सीआरपीएफ का हेडक्वार्टर सील किया जा चुका है। कोरोना की चपेट में अर्धसैनिक बल। सीआरपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट संक्रमित। बीएसएफ के एडीजी कोरोना पॉजिटिव। आईटीबीपी और सीआईएसएफ तक फैली बीमारी। दिल्ली के सीजीओ कॉम्प्लेक्स में इन तमाम अर्धसैनिक बलों के हेडक्वार्टर हैं। अफसरों और कई जवानों के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद सैनिटाइजेशन ड्राइव चलाया जा रहा है। सीआरपीएफ में अब तक कोरोना संक्रमण के 144 मामले सामने आ चुके हैं। इनमें इसी सीजीओ कॉम्प्लेक्स में तैनात एक असिस्टेंट कमांडेंट भी शामिल है। इससे पहले सीआरपीएफ का ड्राइवर संक्रमित हुआ था। फिलहाल सीआरपीएफ हेडक्वार्टर को सील कर दिया गया है। कब तक सील रहेगा सीआरपीएफ हेडक्वार्टर और कब तक काम रिज्यूम हो सकता है? अभी ये तो एज पर प्रोटोकॉल में ही चलेगा। अभी जो प्रोटोकॉल है उसके हिसाब से। जहां तक बीएसएफ की बात है तो उसके हेडक्वार्टर में भी एक हेड कांस्टेबल कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कुल मिलाकर बीएसएफ में 55 मामले सामने आए हैं। इनमें एडीजी स्तर के अधिकारी भी शामिल हैं। सीआरपीएफ के बाद अब बीएसएफ में भी कोविड पॉजिटिव केस पाया गया है और उसके बाद से हम देख रहे हैं शुक्रवार को ये केस आया गया और 2 दिन से ये मुख्यालय बंद था। आज भी वो जो फ्लोर है जिसमें पाया गया वो बंद कर दिया गया है। आईटीबीपी में कोरोना से एक हेड कांस्टेबल की मौत हो चुकी है। अब तक आईटीबीपी में 21 कोरोना पॉजिटिव केस आ चुके हैं। 40 जवानों की रिपोर्ट आने वाली है। सीआईएसएफ में अब तक 11 कोरोना के केस आए हैं। देश के अलग अलग हिस्सों में पुलिस और अर्धसैनिक बलों में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने कोरोना से बचाव के लिए जारी निर्देशों का पालन करने की हिदायत दी है। पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस में बढ़ते संक्रमण को देखते हुए गृह मंत्रालय ने ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट और स्वास्थ्य मंत्रालय का परामर्श लेते हुए सभी स्टेट्स और यूटीज को और सभी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस को एडवाइजरी जारी की है। इसमें उनका ध्यान फिर से स्वास्थ्य मंत्रालय के विभिन्न दिशा निर्देशों की तरफ आकृष्ट किया है कि कार्य करते समय और कार्य स्थलों में कोविड-19 से बचने के लिए उन्हें किस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिए। इससे पहले दिल्ली के जामा मस्जिद इलाके में तैनात बीएसएफ के 30 से ज्यादा जवान कोरोना संक्रमित पाए गए थे। वहीं त्रिपुरा के अंबासा स्थित बीएसएफ कैंप में कोरोना संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कमलजीत संधू के साथ जितेंद्र बहादुर सिंह, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।